हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए एक मॉडल पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम ओरिजिनल पेपर के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इस पे आप लोग नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, इस पे मैं ध्यान दीजिए। 1 लिख देता हूँ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन 2 दिया गया, संज्ञानात्मक विकास भाषा को विकास को सुगम बनाते हैं, या भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र पर विकसित होते हैं, या दोस्तों भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। दोस्तों, हम ऑप्शन जानने से पहले लेव वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, ये दोस्तों वैज्ञानिक कहा करते थे। दोस्तों, ये जो थे वो रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके साथ हम पुस्तक के बारे में इनकी बात करें तो इनका पुस्तक का नाम है दोस्तों भाषा और चिंतन, थॉट एंड लैंग्वेज। ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दोस्तों लेव वाइगोत्स्की की भाषा का नाम है, पुस्तक का नाम है भाषा और चिंतन। ठीक है, अब दोस्तों इनकी कुछ विशेष अवधारणाएं हैं। ठीक है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विशेष अवधारणाएं हैं, जैसे में इन्होंने दोस्तों दिया था क्या, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इन्होंने दिया था। यानी जो क्वेश्चन पूछता है समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपी जो इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने दिया था वो होता क्या है। दोस्तों वो होता है वास्तविक विकास व संभावित विकास के बीच का क्षेत्र। ठीक है, वास्तविक विकास या संभावित विकास के बीच का क्षेत्र समीपस्थ विकास कहलाता है, यानी वो जेडपी कहलाता है। इसके अनुसार दोस्तों बालक क्या करता है, वह एक निर्धारित सीमा के बाद अपने नजदीकी माता पिता या भाई बहन की सहायता से जो भी ज्ञान को अर्जन करता है उसे हम दोस्तों जेडपीडी बोलते हैं, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दोस्तों आपके ऑप्शन में भी दिया रहता है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम ढांचा ही बोलते हैं, मचान ही बोलते हैं, पार ही बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन में दिया था, मैं अगले क्वेश्चन में उसको डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम स्कैफोल्डिंग के बारे में पता करते हैं। स्कैफोल्डिंग होता क्या है। ठीक है, यह होता है दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है, मैंने स्कैफोल्डिंग दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जो सहायता प्रदान करके स्तर में परिवर्तन करती है और इसके निर्माण का प्रमुख माध्यम संवाद होता है। इसका मतलब कि दोस्तों ये एक ऐसा तकनीक है जो सहायता प्रदान करने के स्तर में परिवर्तन करता है और इसके निर्माण का प्रमुख एक माध्यम एक संवाद होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, बच्चा जो होता है यानी बालक जो होता है वो अपने अव्यवस्थित विचारों को सही प्रकार का आकार प्रदान कर लेता है। ठीक है, ये पॉइंट दोस्तों आप लोग क्लियर होगा स्कैफोल्डिंग के बारे में। अब दोस्तों एक और पॉइंट जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था वो है एमकेओ। इसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल ऑथर। ठीक है, इसके बारे में हम दोस्तों जानते हैं कि एमकेओ क्या होता है और एमकेओ कैसे होता है। दोस्तों इनके अनुसार, मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, विचारों, मूल्य और तकनीकों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति के जैसे यानी माता पिता या शिक्षक के सहयोग से सीखता है, उसे हम एमकेओ कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एमकेओ कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पॉइंट दिया गया दोस्तों, वाइगोत्स्की ने भाषा यानी निज भाषा को अपने ज्ञान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण औजार बताया है। वाइगोत्स्की ने क्या बताया दोस्तों, वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा जो होता है, भाषा यानी निज भाषा को ज्ञान के विकास, मतलब ज्ञान का विकास करने में दोस्तों वाइगोत्स्की बताते हैं भाषा का दोस्तों एक महत्वपूर्ण औजार बताया है। इन्होंने भाषा को 3 प्रकार में बांटा है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने भाषा को 3 प्रकार से बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें तो पहला बताया इन्होंने सामाजिक विकास, यानी बच्चे अपने समाज में अंतक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, ये वाइगोत्स्की बताते हैं। दूसरा बताया दोस्तों भाषा जो है आत्मभाषा से बताया। और तीसरा जो बताया स्व केंद्रित व व्यक्तिगत भाषा यानी निज भाषा। ये भी क्वेश्चन में दोस्तों व्यक्तिगत भाषा के आधार पर हर बार सीडीपी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जहाँ बच्चा अपने खुद को ज्ञान में विकास करे वहाँ व्यक्तिगत भाषा होगा। ठीक है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वाइगोत्स्की अधिगम। ठीक है, वाइगोत्स्की बोले अधिगम विकास व बुद्धि में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को भी सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों वाइगोत्स्की जो होते हैं बच्चे के अधिगम के विकास में
बुद्धि व सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को भी सबसे ज्यादा मानते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में वाइगोत्स्की मिल जाए और वहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक वहाँ आपके क्वेश्चन में मिल जाए और ऑप्शन में आपको वाइगोत्स्की मिल जाए तो आप आंख मूंद कर टिक लगा दीजिए, 90% क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी दोस्तों बात बोले है वाइगोत्स्की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनाए खेल व भाषा। ठीक है, खेल व भाषा, खेल व भाषा बताए हैं, खेल व भाषा के विकास को महत्वपूर्ण माना है, जिससे वह उनके अनुशासन, आत्मबोध व आत्मनियंत्रण सीखता है। ठीक है, बच्चे खेल व भाषा के द्वारा वाइगोत्स्की ने बताया है कि ये जिसके द्वारा अनुशासनात्मक संतुष्टि, आत्मबोध व आत्मनियंत्रण सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया दोस्तों कि इन्होंने सामाजिक निर्मितवाद का समाज दिया है। यानी सामाजिक निर्मित क्या होता है तो दोस्तों, सामाजिक कारकों को ज्ञान के रूप में निर्माण करना इन्हें महत्वपूर्ण माना है। ये दोस्तों वाइगोत्स्की के कुछ पॉइंट्स थे, ये हमने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों जेडपीडी दिया गया, जेडपीडी जो हमने आपको वहाँ पे बताया था, ये हो गया जेडपीडी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वाइगोत्स्की के थॉट दिए गए, ये थोड़ा विजुअल नहीं है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन का आंसर के बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है, हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, इस पे मत ध्यान दीजिए। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, व्यवहार को करना चाहिए। ठीक है, तो कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर यह मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा स्तर है, तो ये दोस्तों स्तर कौन सा होता है कोहल वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी यानी पारंपरिक स्तर। ठीक है, कॉन्वेंशनल स्टेज के स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, ये कोहल वर्ग का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान मत दीजिए, नंबरिंग पे। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से डैश है जो किसी भी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा को प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, क्या संदर्भित करता है, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया है कारण परिणाम और विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों दिया गया केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीयन, और चौथा दिया गया पारंपरिक ज्ञान। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले हम यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कुछ इंपॉर्टेंस अवधारणाएं। यहाँ पे दोस्तों हम 2 नंबर देखेंगे, प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष, और 0 to 2 ईयर होता है दोस्तों इंद्रिय ज्ञामक होता है। ठीक, इसके बाद में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों प्रारंभिक बाल्य अवस्था का भाग होता है, यानी दोस्तों प्राक संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष जो होता है वह प्रारंभिक बाल्य अवस्था का भाग होता है। ये दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, जीन पियाजे ने 4 स्टेज में दिया है। ठीक है, 4 स्टेज में दिया है। एक में देखते प्राक संप्रदात्मक अवधि यानी आत्म केंद्रित होता है बालक। ठीक है, यानी पी कंसेप्चुअल यानी 2 से 4 वर्ष में होता है। ये दोस्तों इसका स्टेज है, 2 नंबर संज्ञात्मक अवस्था की सेकंड स्टेज में आता है। और अंतर्दर्शी अवस्थी माने अंत प्रत्यात्मक होता है, जो बच्चा 4 से 7 साल के बीच में ये होता है, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम प्राक संप्रदात्मक विशेषता क्या होता है। ठीक है, इसका एक सूचक विकास है, यानी वस्तु शब्द प्रतिमा व चिंतन का इस्तेमाल किस चीज के लिए कहा जाता है, सूचकता के में संकेत व चिन्ह आते हैं, वो संकेत व चिन्ह महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ये दोस्तों बच्चा जो होता है वो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में ये पहचान करने लगता है। ठीक है, वही दोस्तों एक पॉइंट है, चिंतन व कार्यों में संकेत व चिन्ह का प्रयोग, इसे हम लक्षणिक कार्य कहा जाता है, जो अनुक्रियाओं अनुकरण व खेल के द्वारा होता है, जिसे हम चिंतन अतार्किक होता है। यह बच्चे में चिंतन अतार्किक होता है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा की अवस्था में क्या क्या चीजों को करता है। ठीक, ये हो गया खेल में स्वांग करना, नकल करना, खेल का नाटक करना, बच्चे 2 से 7 साल की एज में करते हैं। और साथ साथ खेल नाटक प्रतिक्रियात्मक योजनाओं को अभ्यास एक मात्र है, ये पियाजे ने कहा था। और हाव भाव में अभिनय करना, रेखाचित्र करना, रंगीन तस्वीर बनाना, ये सारे के सारे जो स्टेज में 2 से 7 वर्ष में ये बच्चा करता है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों पाक संक्रात्मक अवस्था की कुछ सीमाएं होती है, तब कुछ कौन कौन सीमाएं होती है ये हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये हाँ हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आत्म केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिज्म। अब बात करते हैं कि ईगो सेंट्रिज्म होता क्या है दोस्तों, स्वयं के अलावा दूसरों के प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को समझ नहीं पाना,
दूसरे भी जैसा वैसे देखते, सोचते या अनुभव करते हैं जैसे स्वयं करते हैं। यह विश्वास होता है कि इस समस्या को उन्होंने 3 पर्वतों की समस्या के रूप में व्याख्यात किया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं, यानी आत्म केंद्रित बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों जीववाद यानी एनिमिज्म। एनिमिज्म जो होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो आत्म केंद्रित ही जीववादी सोचने को जन्म देता है। दोस्तों आत्म केंद्रित जो होता है वह जो जीववादी को सोच को जन्म देता है, यानी निर्जीव वस्तुओं में जीवन के गुण होना यानी जैसे बच्चा जैसे सोचता है कि ये कलम होगा, ये कलम बोलता है, ये जैसे बच्चा सोचता है, यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र ये बच्चा सोचता है, मतलब उसी को जीववाद होता है। ठीक, जैसे में देख लेते हैं विचार यानी भावना इत्यादि गतिशील वस्तुओं को सजीव समझना, काल्पनिकशील होना, यानी ठीक है, मतलब गतिशील वस्तुओं को बच्चा सजीव समझने लगता है, कलम को भी सजीव समझता है, निर्जीव चीजों को सजीव समझने लगता है। बच्चा किस एज में, 2 से 7 वर्ष की एज में समझता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है दोस्त, जैसे सूर्य बादलों पर नाराज होता है तो सूर्य आज उदास है और भौतिक घटनाओं को माननीय अभिक्रियाओं के युक्त को कर देना। ठीक है, ये सब बच्चा सोचता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्वयं से बातें करता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों बच्चा क्या करता है, स्वयं से बातें करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नॉलेज बोलते हैं, यानी 24 ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आत्म केंद्रित चिंतन यानी सहचिंतन, इगोसेंट्रिज्म यानी थिंकिंग, जो 2 से 4 वर्ष, यानी ये भी 2 से 4 लिखा हुआ है, 24 लिखा है, 2 से 4 लिखा है। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वस्तु को एक ही पक्ष को देखता है। और नेक्स्ट है दोस्तों अभाव स्वयं दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण देता है। ठीक, अब दोस्तों एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा विजुअल दिख रहा है, आप लोग क्वालिटी की इंक्रीज कर दीजिएगा, अच्छे से दिख जाएगा। अब दोस्तों हम आंसर पे चलते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्रीयन, जो अभी हमने आपको बताया था केंद्रीयन। ठीक है, तो सेंट्रेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है दोस्तों, डिस्ग्राफिया क्या है, इससे पहले हम आपको कुछ डिस्ग्राफिया के बारे में बताते हैं कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिस्प्लेक्सिया क्या होता है, ऐसे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ग्राफिया जो होता है एक अधिगम अक्षमता या कठिनाई के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों 1963 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये पॉइंट अब क्लियर होगा। इसका सैमुअल कर्क जर्मनी ने में किया था। इसका प्रयोग सन 1963 में हुआ था। करने वाला व्यक्ति का नाम था सैमुअल कर्क, यानी जो जर्मनी के रहने वाले थे ने किया था। इन शब्द का अभंता कहा था। एक फर्स्ट ऑफ ऑल होता है दोस्तों पठन में विकृति, यानी पढ़ने के समय पढ़ने में कुछ समस्या ना बच्चों को, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्लेक्सिया बोलते हैं, एकलेक्सिया बोलते हैं। यानी डिस्लेक्सिया यानी कथन भाषा दोष में विकृति को हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं। एकलेक्सिया क्या किसे बोलते हैं, सीखने व पढ़ने की शक्ति लोप हो जाता है, यानी खत्म हो जाना, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, एकलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हाइपरलेक्सिया क्या होता है, हाइपरलेक्सिया शब्द या वाक्यों को अवबोध न होना, उसे हम हाइपरलेक्सिया बोलते हैं। ये सब के सब दोस्तों पठन विकृति के अंतर्गत आते हैं, पढ़ने में समस्या के अंतर्गत ये आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों लेखन की विकृति। दूसरा पॉइंट लेखन की विकृति होता है। ठीक है, यानी लिखने के संबंधी अक्षमता। ठीक, इसमें क्या होता है, लिखने से संबंधित अक्षमता को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया बोलते हैं इसे, लिखने से अक्षमता को हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, जो लिखने के संबंधित त्रुटियां होती है। ठीक, त्रुटियां होती है। और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया, तो डिस्प्रेक्सिया होता है दोस्तों लिखने व चित्रांकन संबंधी समस्या या विकृति को हम डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। थर्ड होता है दोस्तों गणित विकृति, गणितीय विकृति। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा दोस्तों जिसे हम बोलते हैं गणित में अगर बच्चा की समस्या में कुछ कठिनाई आ रही है तो उसे हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणितीय गणना नहीं कर पाना, यानी गणित के संकेतों को पहचान नहीं कर पाना। जब बच्चा गणितीय गणना नहीं कर पाता है, गणित की पहचान नहीं कर पाता, तो उसे क्या होता है, उसे डिसकैलकुलिया की बीमारी होती है, जो गणितीय विकृति में समस्या में आता है। चौथा होता है दोस्तों कौन सा, मौखिक संचार विकृति, यानी बच्चे को अफेजिया हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अफेजिया। इसके अंदर दोस्तों मौखिक रूप से विचार या भाव को ग्रहण करने में कठिनाई को हम दोस्तों अफेजिया कहते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया भी हम उसे बोलते हैं, यानी बातचीत व्याख्या के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाई डिस्फेजिया कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अन्य विकृति, इसमें क्या होता है, हाइमोलेक्सिया, यानी स्मृति योग्यता का कमजोर होना हाइमोलेक्सिया कहलाता है। डिस्फेजिया की बात करें तो गति कौशल का कमजोर होना डिस्फेजिया बोलता है। और डिमेशिया की बात करें तो चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति व स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ये क्या आता है, डिस्मेशिया बोलाता है। और एक होता है दोस्तों और होता है अक्षमता ADHD, इसका मतलब ध्यान अभाव अति क्रियात्मक विकार होता है ADHD। यह सीखने के दौरान ध्यान नहीं देना, यानी बेचैन रहना, बीचों बीच में बोल देना, दूसरों को टोकना, बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, इधर उधर भागना, ये सब दोस्तों ADHD के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ।
डिसलेक्सिया दोस्तों होता है क्या, पठन संबंधी विकार। डिसफेजिया, डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों लेखने से विकार। डिस्कैलकुलिया होता है दोस्तों गणित से विकार। और डिस्फेजिया होता है दोस्तों बातचीत करने से विकार। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आता है सीटेट में यहीं से बस केवल घुमा फिरा कर। यहाँ पे दोस्तों डिस्ग्राफिया, तो अभी हमने देखा था डिस्ग्राफिया क्या है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों यानी पढ़ने संबंधी कठिनाई, यानी यह एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषताओं से अक्षरों व आकारों के में बनाने में दोस्तों कठिनाई होना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा, 8 का सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हॉवर्ड गार्डनर के बारे में। तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आया हॉवर्ड गार्डनर से, तो इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर ने कौन कौन से बुद्धि दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हॉवर्ड गार्डनर जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वह एक अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके अगर किताब के बारे में बात करें तो इन्हें फ्रेम्स ऑफ माइंड, इनका एक बुक है, उनका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरी इनके बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 1983 में दिया गया था, ये भी हॉवर्ड गार्डनर ने ही दिया था। ठीक है, और इनकी जन्म के बारे में बात करें तो जन्म इनकी 11 जुलाई 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये एक सिद्धांत का पाठ्यक्रम निर्माण व निर्देश को नियोजित करने में मदद करता है। ठीक है, इन्हें कितने प्रकार की बुद्धि दिया है, तो इन्हें दोस्तों 7 प्रकार की बुद्धि दिया है, 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि दिया है। ठीक, पहला दोस्तों तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल। लॉजिकल दोस्तों है गणितीय बुद्धि, ये दोस्तों होता है गणितीय बुद्धि यानी गणितीय यानी संज्ञानात्मक योग्यता। यह क्या होता है दोस्तों, तो वैज्ञानिक चिंतन एवं समस्या समाधान की योग्यताओं, जैसे वैज्ञानिक गणितीय शास्त्री हो, दर्शनों व नोबेल पुरस्कार होना, यानी गणित के कैलकुलेशन में ज्यादा तेज होना, उसे गणितीय यानी तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि होता है। दूसरा दोस्तों होता है भाषात्मक बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक। इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक बुद्धि होता है, वाक योग्यता होता है। इसका दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, भाषा के प्रति संवेदनशील होना, कवि होना, पत्रकार होना, वकील होना, लेखक होना, गीतकार होना, भाष्यकार होना, व्याख्यात में होगी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब दो भाषात्मक लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आएंगे। तीसरा दोस्तों होता है संगीतात्मक यानी म्यूजिक बुद्धि, ये किन किन में होता है, यानी जो वाद्य यंत्र बजाने वाला, जैसे सारंगी वादक, अलमोजा वादक, बांसुरी वादक, ये सब संगीतात्मक के अंतर्गत आएंगे। और स्थानिक बुद्धि कौन सा आएगा, स्थानिक बुद्धि में आएगा दोस्तों दृश्य, बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण कौशल को योग्यताओं होता है। इनके संबंध में दिशा संबंधी ज्ञान होता है, जैसे पायलट होना, वास्तुकार होना, मूर्तिकार होना, सर्वेक्षक, संतुलन या खिलाड़ी होना। ठीक है, पांचवा ने क्या दिया था, शारीरिक गति दिया था, यानी बॉडिकल काइनेस्टिक, यानी इसमें किसकी क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है। जैसे इसमें डांसर हो जाएगा, धावक हो जाएगा, सर्जन, अभिनेता, जिम्निस्ट हो जाएगा, ये सब शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। छठा इन्होंने दिया था प्राकृतिक बुद्धि यानी नेचुरलिस्टिक, तो पर्यावरण की प्रकृति और विशेषताओं के प्रति संवेदनशील, जैसे शिकारी, किसान, वनस्पति विज्ञान, पर्यटक, ये सब किन के अंतर्गत आएंगे, तो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। 8वां नंबर की बात करें तो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, जो दूसरों को जानने योग्यता में रखने वाले दुकानदार, अभिनेता, डॉक्टर, ये अंतर व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। 9 नंबर दिया था दोस्तों अस्थि स्वाद बुद्धि यानी एक्सटेंशन, यानी मानव जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने वाले इसके अंतर्गत आएंगे, यानी तत्व विज्ञानी। ठीक है, तो अब हम दोस्तों आंसर देखते हैं, तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों। तो दर्शन शास्त्री किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा दोस्तों अंतर्व्यक्ति के अंतर्गत, और मूर्तिकार जो आएगा वो द्विक स्थानिक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसको इसका 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, तो दोस्तों अनुभवात्मक अधिगम जो होता है वह किस पे बल देता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आलोचनात्मकता प्रतिबिंब के महत्व पर दोस्तों ये बल देता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर दोस्तों बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। बच्चों के समस्या के समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, तो हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके बताते हैं। स्वतंत्र चित्ता को हतोत्साहित करना दोस्तों क्या होता है, ये निगेटिव वर्ड होता है, ऑप्शन गलत। कठिनाई समस्या से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं हमें बचना नहीं, हमें समस्या को सुलझाना, ये भी ऑप्शन गलत। उनके समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन दोस्तों को ऑप्शन 4 देखिए, उन्हें बुद्धि मंथन करके और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना, हमें बच्चों को हमेशा अवसर प्रदान करना है। ठीक है, समस्या समाधान के लिए
बच्चों को हमेशा अवसर प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच और विचार करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कौन सा होती है? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 4। कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। यहाँ इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, इतना ही क्वेश्चन था। हमने कुछ थ्योरी के बेस में आपको बताया, क्वेश्चन से ज़्यादा हम आपको थ्योरी बता दिए। उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और बन जाएगा अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरह से समझा होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है।